वेल क्रिस 4 को लेके तो रूमर्स काफ़ी टाइम से फ्लोट हो रहे हैं, जहाँ पर एक वक्त पे इस प्रोजेक्ट के साथ सिद्धार्थ आनंद का नाम जोड़ा जा रहा था। जी हाँ, वही सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पठान एंड ऋतिक रोशन के साथ फाइटर मूवी को बनाया था। लेकिन उसके बाद जो वॉर 2 रिलीज होने वाली थी, तो वॉर 2 के रिलीज होने के कुछ महीने पहले ये भी रूमर्स फ्लोट होने लगे कि मे भी ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म को मतलब क्रिस 4 को प्रोड्यूस करे यश राज प्रोडक्शन। और उसके बाद मतलब इस न्यूज़ के आने के बाद या फिर इस रूमर के आने के बाद इस न्यूज़ को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया, जहाँ पे यश स्टूडियोज ने सामने आकर कहा कि हाँ, हम प्रोड्यूस करने वाले हैं ऋतिक रोशन की अगली फिल्म जो कि होने वाली क्रिस 4। क्योंकि अनुमान तो ये लगाया जा रहा था कि ऋतिक रोशन की जो फिल्म उनके साथ आ रही थी, मतलब YRS यूनिवर्स के अंदर जो आ रही थी जिसका नाम था वॉर 2, वो एक मेगा हिट साबित होगी एंड इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं थी। एंड इवन मेरा भी यही पर्सनल ओपिनियन था जब से मूवी अनाउंस हुई थी एंड जब से इस बात को भी ऑफिशियली कंफर्म किया गया था कि इस फिल्म में हमें साउथ इंडिया के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बस यही लग रहा था कि मे बी इस बार हमें कुछ ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा जिसके बाद इंडियन सिनेमा के इतिहास में वॉर 2 का नाम हमेशा के लिए छप जाएगा। और ये चीज़ हुई, लेकिन गलत कारणों के चलते। एंड वॉर 2 टर्न्ड आउट टू बी अ अटर डिसअपॉइंटिंग फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस एंड एज वेल एज फॉर द ऑडियंस। और उसके बाद होना क्या था, जब कोई एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के बीच में जो रिश्ता है वो थोड़ा मोड़ा डगमगा जाता है। एंड यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला, जहाँ पर रूमर्स के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन मांग रहे हैं 500 करोड़ का अमाउंट अपनी फिल्म को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम पे मार्वल एंड डीसी का क्रेज चला हुआ है, तो वो भी अपनी फिल्म में जो VFX और जो सीजीआई का काम कराना चाहते हैं वो एकदम ग्रैंड स्पेक्टिकल के तौर पे किया जाए। एंड उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट मुझे एक तरीके से लाजमी लग रहा है। लेकिन यस प्रोडक्शन के जो करेंटली मालिक है मतलब आदित्य चोपड़ा, वो इस चीज़ के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना ये है कि इस फिल्म को मैक्सिमम से मैक्सिमम 350 करोड़ के बजट पर बना दिया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्च इस फिल्म में लाजमी नहीं माना जाएगा। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा के बीच में एक अच्छी खासी बात हुई है, जहां पर इस चीज़ को लेके दोनों के तरफ से जो भी ओपिनियन मतलब दोनों की तरफ से जो भी बातें कही गई है उस चीज़ को लेके दोनों की तरफ से जो एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मतलब उनके बीच में ऐसी कोई झड़प नहीं हुई है जिसके चलते उनके किसी भी आगे प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है। इसलिए अब ऋतिक रोशन कुछ और स्टूडियोज को अपनी फिल्म की आइडिया को पिच कर रहे हैं ताकि उनका जो ड्रीम बजट है मतलब 500 करोड़ का वो फाइनेंस हो जाए। बट मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें अभी के वक्त तो किसी भी वे में वर्कआउट हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और उस चीज़ के कई सारे कारण हैं, जिसका सबसे पहला कारण अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो वो है मार्केट। जैसे हम जानते हैं कि धुरंधर के रिलीज होने से पहले रणवीर सिंह के करियर में बहुत ही ज़्यादा डेंट पड़ चुका था, जहाँ पर उनकी कई सारी फिल्में इधर तो पोस्टपोन की जा रही थी या फिर डिले पे डिले की जा रही थी या फिर सीधा सीधा उन्हें फिल्म से हटा दिया जा रहा था। जैसा फॉर एग्जांपल जब से डॉन 3 की अनाउंसमेंट की गई उसके बाद उस फिल्म को लेके कोई भी मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि फरहान अख्तर इस फिल्म को लेके थोड़े बहुत डाउट में है, कि उन्हें डाउट है कि क्या एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज को रणवीर सिंह के कंधे पे सौंपना सही रहेगा। जबकि करंटली में उनकी जितनी भी फिल्में आई है उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे कुछ तहलका तो नहीं मचाया है। उसके बाद शक्तिमान को लेकर डिले पे डिले हुआ जा रहा था एंड फाइनली ये कंफर्म हो गया कि मुकेश खन्ना रणवीर सिंह को इस फिल्म में नहीं चाहते हैं। और उसके बाद उनके फेवरेट डायरेक्टर मतलब संजय लीला बंसाली ने उन्हें अपनी अगली फिल्म बैजू बावरा से एक तरीके से आउट कर दिया, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई। बट रणवीर सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड को देख यही लग रहा था कि शायद ये रूमर सच है, रणवीर सिंह इज आउट फ्रॉम द मूवी बैजू बावरा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद धुरंधर आई एंड गेम टोटली चेंज हो गया, मार्केट बिल्कुल बदल गया। एंड अभी के वक्त पे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स उन्हें अप्रोच कर रहे हैं अपनी फिल्म में काम करने के लिए, जिनमें एक और नाम निकल के आ रहा फरहान अख्तर का, जहां पर अब वो इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे। बट जब चीज़ें बदलेगी तो एटीट्यूड भी बदलेगा, एंड जब एटीट्यूड बदलेगा तो दिक्कतें आएंगी। एंड अब ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म से रणवीर सिंह आउट हो चुके हैं। वेल लेकिन अभी हम उतना दूर नहीं जाते हैं, अभी हम फिलहाल क्रिस 3 पे ही रहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म पे पैसा लगाना नहीं चाहता है। देखो उसके कुछ कारण है। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऋतिक रोशन की जो आखिरी मूवी थी वॉर 2, जिसे बहुत बड़े बजट में माउंट किया गया था एंड हर ट्रेड एक्सपर्ट का यही कहना था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक बहुत बड़ी हिट होने वाली है। लेकिन वैसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला इस मूवी के साथ। और दूसरी बात ये कि क्रिस 3 मतलब क्रिस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म, मतलब कोई मिल गया क्रिस एंड क्रिस 3। तो क्रिस 3 आई थी आज से लगभग एक डेकेड से भी काफी टाइम पहले, मतलब 2013 में। एंड आप खुद ही सोचो कि इतनी पुरानी फिल्म को केवल एक तरीके से नॉस्टैल्जिया पे बेचना, वो भी आज के टाइम पे जहाँ पर ऑडियंस के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ पर वो मार्वल की मूवीज कंज्यूम कर सकते हैं, डीसी की मूवीज कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने सारे वैरायटी होने के बावजूद भी अगर ऋतिक रोशन चाहते हैं कि ऑडियंस उनकी फिल्म से कनेक्ट करे, तो उसके लिए वो केवल नॉस्टैल्जिया पे नहीं खेल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2013 में आई मूवी, उसका एक सीक्वल आएगा लगभग 13-14 साल बाद। तो डेफिनेटली से बात है कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा और डगमगाएगी। भले कई लोग ये कह सकते हैं कि क्रिस एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है एंड इंडिया में ऐसी सुपर हीरो फिल्में नहीं बनती है, तो उस कारण के चलते ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आ सकती है फॉर श्योर। बट जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से प्रोड्यूसर्स नहीं सोचते हैं। उनके पैसे लगते हैं तो उनके दिमाग में बस ये रहता है कि वो किस तरीके से अपनी फिल्म को और अपने पैसों को ईजिली वे में इन्वेस्ट कर सके एंड वो रिटर्न भी आ जाए विद द प्रॉफिट।
और अगर देखा जाए तो क्रिस के मेकर्स कभी भी इस बात को लेकर कंसिस्टेंट नहीं थे। देखो, जब कोई मिल गया आई थी तो किसी को भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि आगे चल के ये एक सुपर हीरो फ्रेंचाइज बनने वाली है, जो कि हमने बॉलीवुड की मल्टीपल फिल्मों के साथ देखा है, जहां पर जबरदस्ती किसी एक एक्टर को या फिर किसी एक फिल्म को उठाकर दूसरे फिल्म पे या फिर दूसरे कैरेक्टर के साथ ज्वाइन करके एक यूनिवर्स को बना दिया जाता है। एंड एट द एंड देखा जाए तो चीज़ें इस तरीके से वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है कि बिना कंसिस्टेंट रहे कोई फ्रेंचाइज लंबे वक्त तक सर्वाइव कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोच लो कि अगर यही सेम सिचुएशन अगर मार्वल के साथ होती, जहाँ पर मार्वल इन्फिनिटी वॉर आती 2013 में एंड मार्वल की अगली मूवी मतलब एंड गेम आती उससे 13, 14 या 15 साल बाद, तो आपको लगता है कि जो हमें क्रेज देखने को मिला था एवेंजर्स एंड गेम के साथ वो सेम सिचुएशन देखने को मिलता अगर इतना लंबा गैप रहता दोनों फिल्मों के बीच में? बिल्कुल भी नहीं। भले इस चीज़ को लेकर लोग अपना अपना आर्ग्यूमेंट लेके आ सकते हैं, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये केस हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एट द एंड कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। और चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि किसी तरीके से इस फिल्म को जो बजट चाहिए वो अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि ये फिल्म कम से कम अगले 2-3 साल तक रिलीज नहीं हो पाएगी किसी भी हाल में। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अभी रूमर्स आ रहे हैं कि ऋतिक रोशन क्रिस 3 से पहले अपनी कोई एक और फिल्म को साइन करना चाहते हैं एंड उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम आप 1 साल पकड़ लो, ठीक। उसके बाद उसके फिल्म के प्री प्रोडक्शन एंड वीएफएक्स स्टूडियोज को फाइनलाइज करने में एंड ऐसी कई और चीजें करने में 1 साल का वक्त जाएगा। अब चलो हम ये मान लेते हैं कि ऋतिक रोशन की जो फिल्म आने वाली है क्रिस 3 से पहले, उसमें जब वो काम करते रहेंगे उसी के बीच में प्री प्रोडक्शन वाली चीजें भी चलती रहेगी, लेकिन फिल्म की शूटिंग में ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा ही लगेगा। एंड उसके बाद आप इसके पोस्ट प्रोडक्शन वाले कामों में 6 महीने और पकड़ लीजिए। उसके बाद मार्केटिंग करते 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 ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर भी लेगी एंड उसके बाद पैसे भी और भी ज़्यादा लगेंगे। सो 3 साल का वक्त लगना ही लगना है। मतलब फिल्म को आज फाइनेंस भी मिल जाए एंड फिल्म ऑफिशियली अनाउंस भी कर दी जाए, फिर भी हम इस बात को मान के चल सकते हैं कि फिल्म 2029 या फिर 2030 तक ही रिलीज हो पाएगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, जिसके ऑब्वियस कारण है जो कि मैंने वीडियो में बता ही दिया है। इसलिए अगर कंक्लूड किया जाए तो मैं यही बोलूँगा कि आज के वक्त पे क्रिस 4 का बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। अब हो सकता है कि मैंने पूरे वीडियो के अराउंड कभी क्रिस 4 को क्रिस 3 कह के भी कॉल किया हो तो उस गलती को माफ़ कर देना, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी वे में इसका फाइनेंसर भी मिल जाए, उसके बाद की कहानी भी फाइनली कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी क्रिस 3 का बनना आज के वक्त में बहुत ही मुश्किल का काम है। और उससे भी बड़ी बात कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए खुद ऋतिक रोशन आने वाले हैं एंड ये एक बहुत ही बड़ा गैम्बल हो सकता है, क्योंकि ऋतिक रोशन ने इससे पहले किसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है एंड इतनी बड़ी फिल्म को उनके कंधे पे माउंट करना बहुत बड़ा रिस्क है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कोई मिल गया क्रिश पार्ट 1 एंड क्रिश 3, इन तीनों का क्रॉसओवर होगा। मतलब इन तीनों मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स थे लाइक जादू, काल या फिर क्रिश मूवी में जो विलन थे नासिरुद्दीन इंसान ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया था उनका भी कमबैक होगा, क्योंकि ये फिल्म टाइम ट्रैवल से भी डील करेगी एंड हम सब जानते हैं टाइम ट्रैवल कितना बड़ा गैम्बल है बॉलीवुड के लिए, जहाँ पर आज तक बॉलीवुड ने एक सक्सेसफुल टाइम ट्रैवल वाली मूवी नहीं बनाई है। एंड यहाँ पर तो हमें सुपर हीरो फैंटेसी वाला जॉनर देखने को मिलने वाला है, टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलने वाला है, एक ग्रैंड एक्शन स्पेक्टिकल भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ऋतिक रोशन इस फिल्म के साथ। एंड अगर ये फिल्म वर्क नहीं करेगी तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके बाद ऋतिक रोशन का जो करियर है वो इतना डाउनग्रेड जाने वाला है कि उसके बाद कोई फिल्म मेकर या फिर कोई प्रोड्यूसर उनके कंधों पर बिग बजट को माउंट करेगा। एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर मैंने क्रिश 4 बनने में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, क्या क्या दिक्कतें इस फिल्म को देखने को मिलने वाली हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। पर फिर भी चलो ये जो भी बात है अगेन से मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जो लगता है उसे लेकर मैंने इस वीडियो में अपने ओपिनियंस को रखा है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस फिल्म को लेकर आपके व्यूज़ किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।